बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेनी सैनिकों से जुड़ी हुई। यूक्रेनी सैनिकों पर रूस के अटैक हुए हैं और ड्रोन से सटीक हमले कर रहा है। रूस ड्रोन गिराने में नाकाम रहा है। यूक्रेनी सैनिकों का जत्था ड्रोन रोकने में यूक्रेनी सैनिक की मौत की खबर है। क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को यूरोप से एक ऐसी शक्ति मिल गई है जो सीधे रूस और नेटो में संग्राम करवा सकती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन्स ने मॉस्को को दहलाकर रख दिया है और दूसरी तरफ यूक्रेन की लॉन्ग रेंज मारक क्षमता कई गुना और बढ़ने वाली है। ब्रिटेन अब यूक्रेन के लिए एक नया और सस्ता लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम तैयार कर रहा है। प्रोजेक्ट ब्रेकस्टॉप के तहत मिलने वाली मिसाइल रूस के भीतर तक भारी तबाही मचा सकती है। इस बीच ज़ेलेंस्की ने बेलारूस को एक हफ्ते का अल्टीमेटम देकर एक नया फ्रंट खोल दिया है। इस नई धमकी के बाद रूस ने भी साफ कर दिया है कि अब जंग में कोई नियम नहीं बचा सकता है और बात परमाणु युद्ध तक पहुंच सकती है। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए एक बड़ा और बेहद अहम सैन्य अभियान शुरू किया है। यूके के रक्षा मंत्रालय ने इस गुप्त अभियान को नाम दिया है प्रोजेक्ट ब्रेकस्टॉप। प्रोजेक्ट ब्रेकस्टॉप के लिए ब्रिटेन ने 752 मिलियन पाउंड यानी करीब 8,700 करोड़ रुपए का पैकेज रखा है। इस पैकेज के तहत 2026 के अंत तक यूक्रेन को 1.5 लाख ड्रोन, 350 से ज्यादा वायु रक्षा मिसाइलें और अत्याधुनिक रडार सिस्टम दिए जाने हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत ब्रिटेन अब यूक्रेन के लिए एक बेहद खतरनाक और नया लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम तैयार कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत MBDA, MGI इंजीनियरिंग और रेट्रॉन एरोस्पेस जैसी ब्रिटेन की बड़ी रक्षा कंपनियां मिलकर यूक्रेन के लिए 3 अलग अलग मिसाइल सिस्टम बनाने पर युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। ब्रिटेन में यूक्रेन के लिए एक बेहद खतरनाक और नया लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम तैयार हो चुका है। ताकत में यह नया मिसाइल सिस्टम एंग्लो फ्रेंच स्टॉर्म शैडो मिसाइल की तरह शक्तिशाली है, लेकिन लागत में उससे बहुत कम। सबसे बड़ी बात है कि इस नए मिसाइल सिस्टम को बहुत तेजी से बनाया और यूक्रेन तक पहुंचाया जा सकता है। ब्रिटेन की नई मिसाइल का अंतिम परीक्षण अगले महीने ब्रिटेन और यूक्रेन दोनों की धरती पर होना है। यूक्रेन युद्ध में अब गेम चेंजर मिसाइल की एंट्री हो रही है। ब्रिटेन अब यूक्रेन को ऐसी लॉन्ग रेंज ताकत देने जा रहा है जो रूस के अंदर गहरे तक वार कर सकती है। ब्रिटेन से यूक्रेन तक इन मिसाइलों की पहली खेप इसी महीने समंदर या साथ ही हवा, इसके अलावा सड़क के रास्ते पहुंच सकती है। इस नई मिसाइल रेंज के 500 किलोमीटर से ज्यादा पानी फ्रंट लाइन से, यानी कि फ्रंट लाइन से बहुत दूर रूस के एयरबेस, कमांड सेंटर और हथियार डिपो पर अब मिसाइल खतरा भी मंडरा रहा है। ये मिसाइल 225 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है, यानी इसका सिर्फ डराना ही मकसद नहीं है बल्कि रूस के अंदर तक तबाही मचाना भी मकसद है। इस नई मिसाइल की तुलना सीधे स्टॉर्म शैडो से हो रही है। फर्क यह है कि स्टॉर्म शैडो जहां महंगी और सीमित संख्या वाली मिसाइल है, वहीं ब्रेकस्टॉप को 4 लाख पाउंड से भी कम कीमत में और ज्यादा संख्या में बनाने की तैयारी है। इसकी लागत स्टॉर्म शैडो के आधे से भी कम है, लेकिन मारक क्षमता लगभग एक जैसी है। कम लागत के साथ इसे ज्यादा सस्ता, ज्यादा तेज और ज्यादा बड़े पैमाने पर तैयार करने की योजना है ताकि यूक्रेन के पास डीप स्ट्राइक का लगातार स्टॉक बना रहे। सबसे जरूरी बात, इसमें अमेरिकी पुर्जे और अमेरिकी डेटा पर निर्भरता शून्य बताई जा रही है। इसका मतलब साफ है, अगर अमेरिका ने मदद देने से मना भी कर दिया तब भी ब्रिटेन और यूरोप यूक्रेन की लंबी दूरी की जंग को जिंदा रख सकते हैं। क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अब सिर्फ रूस पर हमला करने की बात नहीं कही है, उन्होंने बेलारूस को भी एक हफ्ते के अंदर हमले की खुली चेतावनी दे दी। यानी अब रूस का सबसे करीबी सहयोगी खुद युद्ध के दायरे में आता दिख रहा है। ज़ेलेंस्की ने बेलारूस में नया फ्रंट खोलने के लिए एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। स्क्रीन पर दिख रहे बेलारूस के ये गोमेल और ब्रेस्ट प्रांत इस वक्त यूक्रेन के निशाने पर हैं। इन्हीं इलाकों में रूस ने अपने खास ड्रोन सिग्नल बूस्टर तैनात कर रखे हैं। यूक्रेन ने ठीक इसी बॉर्डर पर रूस के 4 ड्रोन रिले स्टेशनों को पकड़ा है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये रिले सिस्टम काम कैसे करता है और इससे यूक्रेन को क्या खतरा है। इसे आसान भाषा में समझिए। ये सिस्टम दूर से आ रहे रूसी ड्रोन को तकनीकी मदद करता है। ये सिग्नल रेंज को कई गुना बढ़ा देता है।
जिससे ड्रोन यूक्रेन में बहुत अंदर तक घुस जाते हैं। ये रिले स्टेशन ड्रोन की लाइव लोकेशन और दिशा को बिल्कुल सटीक बनाए रखता है, जिससे धुंध और खराब मौसम में भी यूक्रेन के इलाकों पर सटीक हमले होते हैं। इसी खतरे को देखते हुए ज़ेलेंस्की ने बेलारूस को साफ चेतावनी दे दी है कि सिर्फ 1 हफ्ता है, इन रूसी उपकरणों को हटा लो। अगर ये मोहलत खत्म हुई तो यूक्रेन सीधे बेलारूस के भीतर घुसकर सैन्य कार्रवाई शुरू कर देगा। लेकिन बात सिर्फ इन सिग्नल्स की नहीं है। बेलारूस असल में इस युद्ध में रूस के लिए ईंधन की लाइफलाइन बन चुका है। इस साल बेलारूस से रूस को होने वाली पेट्रोल की सप्लाई पिछले साल के मुकाबले 13 गुना ऊपर जा चुकी है। सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, रूसी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को चलाने के लिए बेलारूस से डीजल की सप्लाई भी 3 गुना बढ़ गई है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस एक बड़े हमले की तैयारी में है। यह हमला अब तक का सबसे बड़ा अटैक हो सकता है। दिमित्री मेदवेदेव ने भी यूरोप को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि रूस में डीप हमलों की छूट बताती है कि अब जंग में कोई नियम नहीं बचा है। फ्रांस के नेता जान ल्यूक मेलेंचो ने भी चेतावनी दी है कि रूस के भीतर यूक्रेन के लॉन्ग रेंज हमले ऑल आउट वॉर का रास्ता खोल सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता शुरू हो गई है, जिसमें अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के साथ मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले नेता भी शामिल हुए हैं। इसीलिए अब सवाल वार्ता पर नहीं है, बल्कि सवाल है इस वार्ता की सफलता और असफलता पर, क्योंकि इस वार्ता के शुरू होने से पहले ट्रंप और ईरान ने अपने सख्त रुख में बदलाव नहीं लाया है। ट्रंप ने दबाव की रणनीति अपनाई तो ईरान ने ट्रंप को भड़काने वाली कूटनीति। तो क्या ईरान जानबूझकर इस वार्ता को डीरेल करना चाहता है? जवाब इस रिपोर्ट में है। ट्रंप ने दिए संकेत, बॉम्बर एक्टिवेट। ट्रंप ने साफ कर दिया कि 60 दिन में डील करनी होगी, नहीं तो घातक कदम उठाएंगे। तो दूसरी तरफ आईआरजीसी ने भी कह दिया है कि लेबनान पर हमले बंद होने तक हॉर्मुज़ भी बंद रहेगी। अमेरिका की तरफ से मुख्य वार्ताकार उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, ट्रंप के दूत जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने मोर्चा संभाल लिया है। तो वहीं ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और संसद के स्पीकर मोहम्मद कालिबाफ भी स्विट्जरलैंड में, क्योंकि एक तरफ ट्रंप दबाव की रणनीति अपना रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान ने गुड कॉप बैड कॉप का खेल शुरू कर दिया है। और ये बिंदु है, जब तक लेबनान पर हमले बंद नहीं होंगे तब तक डील नहीं होगी। लेबनान पर जब तक हमले बंद नहीं होंगे तब तक हॉर्मुज़ स्ट्रेट भी बंद रहेगा। ईरान में अंदरूनी टकराव के संकेत आईआरजीसी और सरकार के अलग अलग रुख से मिल रहे हैं। आईआरजीसी ने हॉर्मुज़ बंद करने का ऐलान किया है, जबकि सरकार वार्ता के मंच को देखते हुए हॉर्मुज़ पर कुछ भी बोलने से बच रही है। अब सवाल यह है कि सरकार और आईआरजीसी के बीच टकराव क्यों दिख रहा है? जवाब यह है कि सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई और सरकार के बीच में फिलहाल आईआरजीसी यानी सेना एक कड़ी बनी हुई है। इसका मतलब सीधा है कि सुप्रीम लीडर और सरकार के बीच सीधा संवाद नहीं हो रहा है, और यही वजह है कि मुज्तबा खामेनेई की तरफ से सरकार अमेरिका के साथ डील कर रही है और डील की डिटेल सरकार आईआरजीसी को दे रही है। यानी डील में एक पक्ष आईआरजीसी भी है और अमेरिका से उसका सीधा संवाद नहीं है, इसीलिए समझौता अब तक अटका हुआ है। इसलिए आईआरजीसी ने हॉर्मुज़ बंद करने की धमकी देकर ट्रंप पर दबाव बनाने की कोशिश की, जिसके 2 मकसद हैं। पहला, लेबनान में युद्ध विराम करवाना और दूसरा, ईरान की फ्रीज संपत्ति को रिलीज करवाना, जिसमें नेतन्याहू ने लेबनान पर हमले रोकने के आदेश तो दे दिए, लेकिन शर्त जोड़ दी कि लेबनान में हमले नहीं होंगे, लेकिन सेना बनी रहेगी। पहला, शांति के लिए वार्ताकार वाला उदारवादी धड़ा। दूसरा धड़ा सेना का है, लेकिन सरकार के पक्ष में खड़ा है। और तीसरा धड़ा है कट्टरपंथियों का, जो डील नहीं होने देना चाहते, जिनके मुताबिक अमेरिका सही तरीके से समझौता चाहता है, जिसमें ईरान से सीधी बातचीत शुरू की जा रही है और सभी मुद्दों का समाधान वार्ता के जरिए तलाशा जाए। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो हिस्सा है वो आईआरजीसी के नियंत्रण में है। गोरे पोर्ट से लेकर जास पोर्ट तक 1000 किलोमीटर की रेखा में आईआरजीसी तैनात है और आईआरजीसी को सीधे मुज्तबा खामेनेई कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए इस क्षेत्र में सरकार का दखल नहीं है, यानी आईआरजीसी फिलहाल इस क्षेत्र में मन चाहे फैसले ले सकती है, लेकिन डील पर मोहर लगते ही आईआरजीसी की ताकत अपने आप घट जाएगी। अगर इजरायली सेना लेबनान से हटती है तो डील फाइनल हो जाएगी। ईरान में आईआरजीसी की ताकत भी अपने आप घट जाएगी।
ईरानी सरकार की ताकत भी अपने आप बढ़ जाएगी। फाइनल डील के लिए आज से 60 दिन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दुनिया को उम्मीद है कि 60 दिन में समझौता होगा और अरब में शांति लौट आएगी, वो भी स्थायी शांति। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो 60 दिन बाद ईरान जंग का अगला चरण शुरू हो जाएगा और इस चरण के लिए ट्रंप ने गार्डियन एंजल प्लान तैयार किया है। इसके केंद्र में ट्रंप का वसूली अभियान छिपा हुआ है, जिसके जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति युद्ध के बीच हॉर्मुज में करोड़ों डॉलर छापने की तैयारी में है। क्या है ट्रंप का ये प्लान और 60 दिन में डील नहीं हुई तो ट्रंप कैसे हॉर्मुज से मालामाल होने की तैयारी में है, इस रिपोर्ट में देखिए। युद्ध विराम के दौरान 60 दिनों तक हॉर्मुज में कोई टोल नहीं लगेगा। 60 दिनों की अवधि खत्म होने के बाद भी कोई टोल नहीं लगेगा, सिवाय इसके कि अगर समझौता पूरा नहीं होता है तो हॉर्मुज में अमेरिकी टोल लगाया जाएगा। यह अरब देशों को गार्डियन एंजल के तौर पर मिली सेवाओं के बदले होगा, ताकि अतीत, वर्तमान और भविष्य में होने वाले खर्चों की भरपाई हो सके। अगर अंतिम समझौते पर 60 दिन में बात नहीं बनी तो अमेरिका ईरान पर सैन्य हमले दोबारा शुरू कर देगा। ट्रंप और अरब की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से अपने हाथों में लेंगे। अमेरिका अरब का रक्षक बनेगा, लेकिन इसके बदले 20% रक्षा कर वसूला जाएगा। पश्चिम एशिया में मौजूद देशों के कुल राजस्व का करीब $1 ट्रिलियन तेल और गैस बेचकर आता है। अब डोनाल्ड ट्रंप की नजर इसी राजस्व पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर दोबारा जंग शुरू हुई तो वह अरब देशों की रक्षा के बदले तेल राजस्व का 20% टैक्स के रूप में लेंगे। यानी अमेरिका सुरक्षा के बदले $200 अरब अरब के देशों से वसूलेगा। ये रकम कितनी बड़ी है, इसे कुछ ऐसे समझिए। 2026 के लिए अमेरिका का रक्षा बजट $892 बिलियन रखा गया, जिसमें से पश्चिम एशिया से ट्रंप $200 अरब वसूलने की बात कह रहे हैं, जो उसके कुल रक्षा बजट का करीब 23% है, यानी करीब करीब 1/4। 40 दिन की जंग के दौरान अमेरिका को लगभग $69 बिलियन का नुकसान हुआ था, जिसकी भरपाई के लिए अमेरिकी सेना संघर्ष कर रही है। ट्रंप 20% टैक्स वसूली के जरिए अगर $200 अरब अरब से वसूलते हैं तो इस घाटे को पूरा करना अमेरिकी सेना के लिए बेहद आसान होगा। सिर्फ इसी रकम से अमेरिकी सेना 80 दिन जंग लड़ने का गोला बारूद भी खरीद सकती है। ईरान की सेना कितनी ताकतवर है ये दुनिया देख चुकी है। ईरान के पास कितने घातक हथियार है ये भी ईरान ने दिखा दिया है। अमेरिका और इजराइल जैसे देशों को ललकारने वाला ईरान अब अरब का सुपर पावर बन सकता है। समझौते के तहत ईरान से प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं। ईरान का तेल व्यापार अब और मजबूत होगा। ईरान की शर्तों पर समझौता हुआ तो ईरान की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और इसी के साथ ईरान सेना और भी अधिक ताकतवर हो जाएगी। 40 दिनों तक जंग के बाद भी ईरान का हौसला कम नहीं हुआ। ईरान के मिसाइलों का स्टॉक भी खत्म नहीं हुआ। ईरान अभी भी लंबे युद्ध के लिए खुद को तैयार बताता था। जब ईरान के तेल बेचने पर प्रतिबंध था, ईरान की संपत्ति को सीज किया गया था। ईरान किसी देश से उपकरण नहीं खरीद सकता था। ईरान समझ चुका है कि उसने बारूद के बल पर ही अमेरिका को झुकाया है। बारूद के बल पर ही हॉर्मुज को बंद किया जा सका। बारूद के बल पर ही उसने अरब देशों को डराया है। माना जा रहा है ईरान का रक्षा बजट बहुत अधिक होने वाला है। ईरान सबसे अधिक खर्च मिसाइलों पर करने वाला है। रूस चीन से अब उपकरण लाना भी मुश्किल नहीं रहा। मिसाइलों को लेकर अमेरिका ने कोई शर्त नहीं रखी है। ईरान में मिसाइल कार्यक्रम जारी रहेगा। ईरान अब ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का मिशन शुरू कर सकता है। चीन रूस की मदद से ईरान अब और घातक मिसाइलों का प्रोडक्शन करने वाला है। ईरान में मिसाइल बनाने पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई। रूस यूक्रेन के युद्ध में वार पलटवार का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। हमले घातक और एक साथ बड़ी संख्या में हमले हो रहे हैं, लेकिन इन हमलों के बीच रूस, यूक्रेन और यूरोप पर महाविनाश के बादल मंडराने लगे हैं। और ऐसा बारूदी विनाश की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि वजह है ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसकी बिजली सप्लाई ठप हो चुकी है। और इस बार IAEA ने इस प्लांट को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बरसेगा कहर, रेडिएशन का डर। वो प्लांट जिसके अंदर विनाशकारी परमाणु जहर उबल रहा है और उसकी भट्टी को ठंडा करने वाली बिजली सप्लाई ठप है, क्योंकि ज़ेपोरिजिया पावर प्लांट नीपर नदी के किनारे एनर्जोदार शहर के पास है। इसमें 1 गीगावाट क्षमता वाली 6 पावर यूनिट, जिसमें कहा गया है कि दोनों देशों को हमले रोक देने चाहिए। बिजली की सप्लाई तुरंत शुरू होनी चाहिए। प्लांट के डीजल जनरेटर किसी भी वक्त बंद हो सकते हैं। यानी ZNPP की बिजली सप्लाई ठप होना तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में ब्लैकआउट खौफनाक युद्ध नीति,
जिसमें पहले फेरोस्प्लावनाया बैकअप लाइन बंद की गई और फिर निप्रोवस्काया लाइन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। जिन जेलेंस्की को कभी पोलैंड ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था, अब उसी सम्मान को वापस लेने का ऐलान कर दिया गया है। वजह पोलैंड के इतिहास में छिपी है। क्यों दूसरे विश्व युद्ध में हुए एक नरसंहार की वजह से पोलैंड ने जेलेंस्की का सम्मान छीन लिया, इस रिपोर्ट में देखिए। पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरोत्स्की ने जेलेंस्की को दिया गया अपना सबसे बड़ा नागरिक सम्मान वापस लेने का ऐलान कर दिया है। यह सम्मान अप्रैल 2023 में तब के पोलिश राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने जेलेंस्की को दिया था। तब यह सम्मान यूक्रेन और पोलैंड की दोस्ती, रूस के खिलाफ साझा मोर्चे और यूरोप की सुरक्षा के प्रतीक के तौर पर पेश किया गया था। लेकिन अब 3 साल बाद यही मेडल दोनों देशों के बीच दरार की वजह बन गया। यूपीए यानी यूक्रेनियन इंसर्जेंट आर्मी द्वितीय विश्व युद्ध के दौर की वो सशस्त्र राष्ट्रवादी ताकत जिसे यूक्रेन के कई हिस्सों में सोवियत और नाजी कब्जे के खिलाफ लड़ने वाले योद्धाओं की तरह याद किया जाता है। लेकिन पोलैंड का आरोप है कि 1943 से 1945 के बीच वोलिनिया और पूर्वी गैलिसिया में इसी यूपीए ने 1 लाख से ज्यादा पोलिश नागरिकों का नरसंहार किया।